हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर लगी मोहर। चंपई सोरेन ने छात्राओं, किसानों एवं आईआरबी जवानों को दी बड़ी खुशखबरी। झारखंड की छात्राओं, किसानों और नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़े, इसके लिए सरकार ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। वहीं समय पर कृषि ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज माफी का भी निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। वहीं आईआरबी जवानों की सेवानिवृत्ति आयु एवं नक्सली या उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर उनके आश्रितों के हित में अहम फैसला लिया गया है। वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार लागू करेगी। इसके तहत राज्य में राजकीय एवं PPP मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 10वीं पास छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीटेक कोर्स करने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष सरकार 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इसमें शर्त यह रखी गई कि लाभुक छात्राओं को 50% अंक के साथ पास करना होगा। पास करने के बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राएं आगे आएं, इसलिए यह फैसला लिया गया है। बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अभी झारखंड में छात्र छात्राओं का अनुपात 6.1 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक डिप्लोमा में 3,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि बीटेक की 1200 छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। कैबिनेट सचिव ने यह भी बताया कि नक्सली उग्रवादी घटनाओं में मारे गए आईआरबी के जवानों कर्मियों के आश्रितों को उनकी शेष सेवा अवधि के बराबर भुगतान किया जाएगा। बता दें कि पहले यह तय नहीं था कि आईआरबी में कार्यरत जवानों और कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी। परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत। कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग के पास एक छात्र की मौत हो गई। छात्र परीक्षा देकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक छात्र के साथ बाइक में एक अन्य छात्र भी शामिल था, जो गंभीर रूप से घायल है। मृतक छात्र सपाही का रहने वाला बताया रहा। बता दें कि इन दिनों झारखंड बोर्ड की परीक्षा चल रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौट रहा था। 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीजेपी चलाएगी लाभार्थी संपर्क अभियान। कार्यशाला में बताई रूपरेखा। 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएगी। इसे लेकर सोमवार को कार्यशाला का आयोजन कर इसकी रूपरेखा बताई गई। पार्टी का लक्ष्य अभियान के जरिए झारखंड के 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थी के घर तक पहुंचाना है। राज्य स्तरीय कार्यशाला में विषय प्रवेश अभियान के प्रदेश संयोजक राकेश प्रसाद ने कराया। संचालन सह संयोजक सत्यनारायण सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक शोभा यादव ने किया। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर लुइस मरांडी, आरती खुजूर, बरी मुर्मू, विनय चौबे और के गुप्ता ने किया। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री व सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद साहिब सहित सभी लोकसभा क्षेत्र के अभियान संयोजक, सह संयोजक और क्लस्टर प्रभारी शामिल हुए। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लाभार्थी संपर्क अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को पूरा कराने का अभियान है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक देश की जनता के लिए पल पल समर्पित किया है। 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। कहा कि शायद ही कोई घर परिवार होगा जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। अभियान के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि मोदी सरकार ने संपूर्णता में कार्य किए हैं। सबका साथ सबका विकास संकल्प के साथ आम जन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। साथ ही देश का सांस्कृतिक गौरव भी पुनर्स्थापित हुआ है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि यह लाभार्थी संपर्क अभियान जनता और कार्यकर्ता के बीच सेतु बनाने का अभियान है। कहा कि हमें अभियान को 100% सफल बनाना है। रांची स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के आवास पर खर्च होंगे 114.47 करोड़ रुपए। झारखंड की राजधानी रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इस पर 114.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट सचिव वंदना दादल ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों के आवास के निर्माण पर आने वाले अनुमानित खर्च 69.90 करोड़ रुपए था। अब यह खर्च बढ़कर 114,47,21,100 रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि आवास में कुछ सुविधाएं जोड़ी गई है जिसकी वजह से खर्च बढ़ा है। आवास में मॉड्यूलर किचन और लिफ्ट आदि की सुविधा बढ़ाई गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की वकील ने कोर्ट से हेमंत सोरेन के 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन के वकील ने उनको और ईडी रिमांड देने का कोर्ट में विरोध किया। कहा कि हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ होनी थी 10 दिन में हो चुकी है, उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष जज ने झारखंड के पूर्व सीएम को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजने का आदेश सुना दिया है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी की विशेष अदालत ने 2 बार ईडी को उनकी रिमांड सौंपी थी। दोनों बार हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 5-5 दिनों का समय दिया गया था। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात 7 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आखिरी बार उन्हें 7 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में वह सुप्रीम कोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में अपील दायर की कि वह अपना केस वापस लेना चाहते हैं। चूंकि हेमंत सोरेन के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय को इस याचिका की जानकारी नहीं दी थी, हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष को जानकारी दिए बगैर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद हेमंत सोरेन के वकील की ओर से ईडी को इस केस की जानकारी दी गई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 9 फरवरी तक का समय दिया गया था। हाईकोर्ट में 12 फरवरी को ही उनकी क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई हुई। ईडी के वकील ने एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि अमेंडमेंट पर जवाब देने के लिए उसे समय दिया जाए। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र की तारीख सामने आ गई है। इस बार बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सोमवार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए इस बार यह मालूम नहीं है कि वित्त मंत्री कौन होंगे। लेकिन 16 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद यह पता चल जाएगा कि कौन होंगे वह मंत्री जो इस बार बजट पेश करेंगे। इस बजट सत्र में विधायक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि बजट सत्र में कई तरह के प्रश्न लिए जाते हैं। तारांकित, अल्पसूचित व अन्य तारांकित प्रश्न पूछने के लिए झारखंड विधानसभा की कार्यपालिका नियमावली में कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। विधानसभा सचिवालय को विधायकों से सत्र की पहली बैठक से कम 14 दिन पहले तारांकित प्रश्न प्राप्त हो जाना चाहिए था। इसलिए राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत करने संबंधी अधिसूचना कम से कम 15 दिन पूर्व जारी हो जानी चाहिए थी। इस शर्त के अनुसार अगर बजट सत्र 23 फरवरी से प्रस्तावित है तो इसकी अधिसूचना 9 फरवरी को जारी हो जानी चाहिए थी, जो इस बार नहीं हो सकी है। बजट सत्र में 2 निजी विश्वविद्यालय के गठन संबंधी विधेयकों के आने की पूरी संभावना है। इसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और जेसी बोस विश्वविद्यालय शामिल है। जेसी बोस विश्वविद्यालय का गठन गिरिडीह में किया जाना है। इधर एक दिलचस्प स्थिति यह है कि पिछले दिनों राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय के गठन संबंधी एक प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने 8 फरवरी को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि वे निजी विश्वविद्यालय के गठन के पक्षधर नहीं हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक संपन्न। प्रत्येक लोकसभा सीट से 3-3 नामों की सूची तैयार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक कांग्रेस मुख्यालय रांची में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर थे। बैठक में झारखंड की लोकसभा की सभी 14 लोकसभा सीटों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। प्रत्येक सीट के विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण किया गया, जिसमें क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत आंकड़ों की स्थिति को सामने रखकर ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया। इस क्रम में प्रत्येक लोकसभा के 3-3 संभावित प्रत्याशियों के नाम को चयनित कर अंतिम निर्णय के लिए आलाकमान को भेज दिया गया है। प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस कर तैयार हो चुकी है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से झारखंड में कार्यकर्ताओं के बीच एक नया जोश पैदा हुआ है, जो लोकसभा चुनाव तक केंद्र सरकार के जन विरोधी सरकार के खिलाफ जुनून के रूप में बदल जाएगी
और कार्यकर्ताओं की यही जोश केंद्र की नापाक सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। हम केंद्र सरकार की हर गतिविधि पर गहरी नजर रख रहे हैं और जनता भी खुली आंखों से मोदी सरकार द्वारा देश में किए जा रहे समाज विरोधी कृत्यों को साफ साफ देख रही है। देश में बदलाव का दौर आने वाला है और इसके लिए हमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ना होगा। हमारी मेहनत और जनता का साथ देश को बदलाव के नए दौर में ले जाएगी। सुदेश महतो ने की घोषणा। जेएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आजसू का मशाल जुलूस आज। जेएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आजसू पार्टी आज 13 फरवरी को राज्य स्तरीय मशाल जुलूस निकालेगी। वहीं सोमवार को मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालय और कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। राज्य स्तरीय इस हस्ताक्षर अभियान में हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि राज्य के छात्रों ने अभियान के माध्यम से राज्य सरकार की विफलता और इस मामले में उनकी सहभागिता पर अंगुली उठाई है। दूसरी ओर आज से मशाल जुलूस के बाद 15 फरवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। साथ ही 17 फरवरी को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि अखिल झारखंड छात्र संघ ने इस संवेदनशील और गंभीर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की है। इसके तहत आजसू द्वारा पूरे राज्य में 13 फरवरी को मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। आजसू के महासचिव विशाल महतो ने राज्य के सभी युवाओं से इस मशाल जुलूस में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ आजसू का नहीं, पूरे राज्य का आंदोलन है। सबकी सहभागिता से हमें राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सजा दिलाना है। पहाड़ी मंदिर शिव बारात में शामिल होने का सीएम चंपई सोरेन को मिला निमंत्रण। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पूजा के अवसर पर आयोजित होने वाली शिव बारात में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महासमिति के सदस्यों से महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले शिव बारात के आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, अवमाननीय परिस्थिति में रखा गया हेमंत सोरेन को 16 तारीख से पूरा देश हड़ताल पर जाएगा। सोमवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस देश में जहां से लोकतंत्र की बुनियादें बनी, आज उसी जगह पर लोकतंत्र को दफनाने का काम हुआ है। हम सब जानते हैं कि वैशाली पवित्र भूमि है जहां पहली बार 17वीं सदी में लोकतंत्र का एक प्रारूप सामने आया था। उसके बाद पूरे भारत खंड में कई राजा महाराजा आए। राजतंत्र को भी हमने देखा और उसको समाप्त होते हुए भी। इस दौरान इस खंड को लूटने का भी कई बार प्रयास हुआ और वे लूट भी ले गए, लेकिन देश फिर से गढ़ उठा। ये बिगड़ने और गढ़ने का काम इस देशवासियों ने देखा है। बाहर से व्यापार करने जो लोग आए उन्होंने भी अपना शासन स्थापित किया, उनसे मुक्ति भी मिली। देश में संविधान के साथ नया लोकतंत्र भी आया। इस लोकतंत्र के 75वें साल में बिहार में जो हुआ वह अद्भुत है। सन और काल पात्र बदले गए। जो बाहर से व्यापार करने आए थे, अब यहाँ व्यापार शुरू हो गया है। नीलेंदु कुमार सिंह बने सीसीएल के नए सीएमडी, लोक उद्यम चयन बोर्ड ने की अनुशंसा। नीलेंदु कुमार सिंह सीसीएल के नए सीएमडी होंगे। सोमवार को लोक उद्यम चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के बाद उनके नाम की अनुशंसा कर दी है। नीलेंदु कुमार सिंह वर्तमान में ईसीएल के डीटी के पद पर कार्यरत है। सीसीएल का सीएमडी चयन करने के लिए कोयला सहित विभिन्न पब्लिक सिलेक्शन इंटरप्राइजेज बोर्ड, भारी उद्यम चयन बोर्ड ने 12 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने हिस्सा लिया। इस CMPDIL व BCCL के डीटी शंकर नागरचारी, सुनील प्रसाद सिंह, सतीश झा, GM विमलकांत शुक्ला, ECL DF अजहर आलम, डिप्टी एन राइट शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में देवेंद्र महतो ने राज्यपाल को सौंपे सीडी और दस्तावेज, कहा मास्टरमाइंड को पकड़े। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र महतो ने संगठन के 5 सदस्यों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उनको कुछ सीडी और दस्तावेज सौंपे। कहा कि पेपर लीक मामले में असल मास्टरमाइंड को पकड़े और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की जांच कराए। बताया कि राज्यपाल की ओर से यूनियन को सकारात्मक उत्तर मिला है। मीडिया को जानकारी देते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में बिंदुवार विस्तार पूर्वक जानकारी राज्यपाल को दी है। कहा कि परीक्षा में वे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले निर्दोष छात्रों को केस वापस कर लिया जाएगा। आदिवासी मूलवासी छात्रों के साथ न्याय किया जाए
कहा निर्दोष छात्रों पर नहीं बल्कि पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने राज्यपाल को बताया कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले देवेंद्र नाथ महतो को जान का खतरा है। देवेंद्र नाथ महतो को सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच हो, जेएसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाए ताकि जेपीएससी में भी भ्रष्टाचार खत्म हो सके। संगठन ने आगे कहा कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा को निलंबित किया जाए। आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, उनको अध्यक्ष पद पर बैठना उचित नहीं है। यूनियन ने राज्यपाल से कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस एजेंसी द्वारा संचालित सभी परीक्षा मुख्य रूप से पीजीटी, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, नगर पालिका इत्यादि जो भी ली गई है उसे भी एसआईटी सीबीआई टीम से जांच कराई जाए। तत्काल एजेंसी का टेंडर कर परीक्षा का आयोजन हो। आदिवासी मूलवासी छात्रों को रोजगार दिया जाए। देवेंद्र नाथ महतो के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले में योगेश चंद्र भारती, चंदन कुमार रजक, प्रेम नायक और लक्की रामू राज के नाम शामिल है। झारखंड भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा से पारित यूसीसी विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा यह कानून पंथ निरपेक्ष। उत्तराखंड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक 2024 की चर्चा पूरे देश में है। झारखंड की प्रदेश भाजपा इकाई ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार को बधाई। राफिया नाज ने आगे कहा कि यह समान नागरिकता संहिता कानून देश हित में है, क्योंकि यह सब ऐसा कानून है जो पंथ निरपेक्ष है, जो धार्मिक और लैंगिक भेदभाव नहीं करता है और सभी को एक सूत्र में पिरोने की बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। उन्होंने कहा कि हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी एक देश के कानून का सपना देखा था। अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सपने को साकार किया जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिकता संहिता यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, शादी रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से नियम बनाए गए हैं। समान नागरिक संहिता अधिनियम में साफ उल्लेख किया गया कि किन रिश्तों में विवाह पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रार को जानकारी देनी होगी। लिव इन में पैदा हुए बच्चों को भी वैध माना जाएगा। बता दें कि 4.5 घंटे बहस होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा से बिल पारित कर दिया गया था। बता दें कि 4.5 घंटे बहस होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा से ये बिल पारित कर दिया गया था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। वहीं भाजपा बिल पर कुछ संशोधन करने से मना कर दिया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। रांची के 1350 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। बाबूलाल मरांडी ने साझा की यादें। रांची के 1350 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई है। इसमें रांची लोकसभा अंतर्गत राम भक्त शामिल है। ये सभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने भगवा ध्वज दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आप सभी राम भक्त भाग्यशाली हैं कि चंद घंटों में आप अयोध्या में भव्य एवं दिव्य मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर सिर्फ प्रभु राम का मंदिर नहीं बल्कि ये राष्ट्र का मंदिर है। 1992 में जब मैं अयोध्या गया था तब वहाँ प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ भव्य एवं दिव्य मंदिर बनकर तैयार है और भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दुनिया के पटल में प्रकाशमय कर रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर देश के एक एक सनातनियों के साथ जुड़ा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत की पहचान राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा से है और जो भारत को जानना और समझना चाहते हैं वे इन सभी देवी देवताओं और महापुरुषों को जाने बगैर भारत को नहीं जान सकते। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम ने आप सभी को अपने पास बुलाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के लंबे संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर मिला है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को दूसरी बार झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी है।
झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसी टेस्ट के स्कोर के जरिए विश्वविद्यालय के पीएचडी कोर्स में भी एडमिशन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इस विभाग के अधीन आने वाले तकनीकी शिक्षा निदेशालय के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड तकनीकी सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी है। कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग के एक प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान देने की योजना के तहत दी गई है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब किसानों को कृषि ऋण के ब्याज पर 3 की जगह 4% की छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ लेने के लिए सरकार ने शर्त भी रखी है। वैसे किसान जो कृषि ऋण लेकर उसे 1 वर्ष के भीतर लौटाएंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। विभाग पहले से 3% की छूट दे रहा, अब अतिरिक्त 1% देगी, लेकिन इसके लिए किसानों को निर्धारित शर्त पूरा करना होगा। हटाए गए साहिबगंज डीसी कई आईएएस सहित झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अफसर बदले। कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के साथ कई आईएएस और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के कुल 15 अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।